दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। इसकी शुरुआत मुख्यतः स्वदेशी आंदोलन के समय ही हो जाती है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के समाप्त होने के बाद जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है, उसके बाद सरकार के द्वारा दमनात्मक रवैया अपनाया जाता है। दमनात्मक रवैया अपनाते हुए जो गरम दल के नेता थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक को उनके एक लेख लिखने के आरोप में कि ये लेख आपने सरकार के खिलाफ लिखा है, 6 साल का सज़ा दी जाती है और उन्हें बर्मा भेज दिया जाता है, मांडले जेल में। ठीक है। दूसरे गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, उन्हें भारत से निर्वसन दे दिया जाता है और वो अमेरिका चले जाते हैं। 2 और नेता है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, जो गरम दल से संबंधित है। ये दोनों राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। ठीक है। इसमें अरविंद घोष पे दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा भी चलाया जाता है, फिर वो बरी हो जाते हैं और बरी होने के बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पौंडीचेरी में एक आश्रम में जाकर रहने लगते हैं और वहाँ वो वेदांत के बारे में लिखते हैं। विवेकानंद के बाद दूसरे नव वेदांती अरविंद घोष को ही कहा गया है। नव वेदांती किसे कहा जाता है? जो वेदांत की व्याख्या वर्तमान काल परिस्थिति और समय के हिसाब से करे, उसे नव वेदांती कहा जाता है। और एकाएक स्वदेशी आंदोलन को समाप्त करना, सरकार के दमनात्मक रवैया से कांग्रेस कमज़ोर होती है और एक नई धारा की उत्पत्ति होती है, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में हम लोग देखेंगे। वस्तुतः इसकी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन से कुछ पहले ही हो चुकी है। अब हम लोग जो देखेंगे अभी क्रांतिकारी आंदोलन, वो स्टेट वाइज देखेंगे। महाराष्ट्र में, फिर पंजाब में, फिर बंगाल में, फिर दिल्ली में। इस प्रकार से हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे पहले जब हम लोग कृषक आंदोलन पढ़ रहे थे तो एक पढ़े थे रामोसी कृषक दल। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनकी शुरुआत जो है सो इसी से की गई थी। कौन इससे जुड़े हुए थे? वासुदेव, बलवंत फड़के। नाम आप लोगों को याद रह जाए, इसी वजह से मैं लिख कर भी चीज़ों को बता रहा हूँ। रामोसी कृषक दल और वासुदेव बलवंत फड़के, बस इतना नाम याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं तिलक के बारे में। तिलक ने गणपति त्यौहार तथा शिवाजी त्यौहार के द्वारा स्वराज के प्रति प्यार व राष्ट्र भावना को जगाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने 2 पत्रिका भी निकाला या 2 अखबार में लेख भी लिखे। कौन कौन से? मराठा और केसरी। इसमें जो ये मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, जबकि केसरी मराठी भाषा में लिखा गया। तिलक के 2 शिष्य थे। 2 शिष्य कौन कौन से थे? चापेकर बंधु थे दोनों शिष्य। इन्होंने एक संस्था खोली जिसका नाम था व्यायाम मंडली। ये व्यापम मंडली नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, व्यायाम मंडली। ठीक है। तो व्यायाम मंडली के द्वारा लोगों के फिटनेस के बारे में कहा, ये संस्था कार्य करती थी, लेकिन वस्तुतः पीठ पीछे ये एक क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संस्था थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि व्यायाम मंडली की शुरुआत चापेकर बंधु ने की थी। 1897 का वो दौर है जब पूरे भारत में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के 2 अधिकारी थे, रैंड और अयर्स्ट। इन्होंने बहुत बर्बरतापूर्वक प्लेग की स्थिति को निपटने की कोशिश की और इसके बाद चापेकर बंधु ने इन दोनों की हत्या कर दी। बाद में इन्हें फांसी दे दिया गया। इतनी बात के साथ चापेकर बंधु की कहानी भी समाप्त हो जाती है। तिलक के बारे में भी चर्चा हो गया, वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में भी चर्चा हो गया। अब वीर दामोदर सावरकर, ये नाम याद रखना है। इन्होंने जो संस्था खोली सबसे पहले, उसे बोला गया मित्र मेला। कब? 1899 में। बाद में इसी का नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया
1904 में। और इसमें सावरकर कौन कौन से थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, अब यहाँ क्या कहानी हम लोगों को देखना है? तो हमें ये देखना है कि गणेश दामोदर सावरकर पे राजद्रोहात्मक मुकदमा चलाया जाता है और जैक्सन नामक जज थे। इस जज ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी गणेश दामोदर सावरकर को। जब आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई तो आनंद कन्हारे ने जैक्सन की हत्या कर दी। ठीक है, और जब जैक्सन की हत्या कर दी गई तो उसके बाद आनंद कन्हारे पे मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाकर उसे मृत्युदंड दिया गया। जो मुकदमा चलाया गया उसे ही हम लोग नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। तो अब नासिक षड्यंत्र केस आप लोगों को ध्यान में रह जाएगा। एक बार फिर से दोहराता हूँ चीज़ों को, ताकि आप लोगों को चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए। गणेश दामोदर सावरकर पे राजद्रोहात्मक मुकदमा चलाया जाता है। फिर जैक्सन नामक जज के द्वारा इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इसके विरोध में आनंद कन्हारे जैक्सन को मार देता है। फिर आनंद कन्हारे पे मुकदमा चलाया जाता है और इसे मृत्युदंड दी जाती है। जो मुकदमा चलाया जाता है उसे नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। और इसी नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही सावरकर को काले पानी की सज़ा दी जाती है। ठीक है, काले पानी की सज़ा आप सब लोग जान रहे हैं, ये दी जाती है सावरकर को। सावरकर के बारे में कुछ बातें और हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या बात ध्यान में रखना है? तो 1857 की क्रांति का 50 वर्ष जब पूरा होता है तो 1907 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा जाता है। पुस्तक का नाम क्या है? फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। ये पुस्तक वीर सावरकर के द्वारा लिखा जाता है। दूसरी बात इनके द्वारा क्या की जाती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। इनका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेज़ों की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का साथ न देकर ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों को सहयोग देते हैं। ऐसा प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, गांधी जी को लगता था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि अंग्रेज़ों की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है और चूँकि हम ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये हमारा दायित्व है कि हम ब्रिटिशर्स की मदद करें। और इसी की वजह से गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में किसने सहयोग किया? गांधी जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में किसने सहयोग किया? सावरकर ने। सावरकर के बारे में दो बातें हो गई, एक दो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है सावरकर के बारे में कि ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग यदि ध्यान में रख लीजिएगा तो सावरकर की चर्चा समाप्त हो जाएगी। एक आप लोगों से हमेशा सवाल पूछा जाता है पत्रिका का नाम, कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित पत्रिका है? तो जो पत्रिका महाराष्ट्र में निकाला जाता था उसका नाम है काल। ठीक है, और इस पत्रिका को किसके द्वारा निकाला गया था? तो परांजपे के द्वारा निकाला गया था। परांजपे, ठीक है, के द्वारा निकाला गया था। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में पहली क्रांतिकारी संस्था का नाम है अनुशीलन समिति। कब? 1902 में। आपसे सीक्वेंस मिलाने के लिए भी दे सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति की दो शाखाएं थी। ठीक है, एक ढाका अनुशीलन समिति, एक कलकत्ता अनुशीलन समिति। ठीक है, तो ढाका अनुशीलन समिति के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था पुलीन दास। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ढाका के निकट एक जगह है बर्रा।
ठीक है। तो बर्रा में डकैती की गई थी अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। अब ये सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ये बर्रा, ठीक है, फिर से लिख दूँ। बर्रा किससे संबंधित है? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। कहाँ है? ढाका के पास है। कौन सी क्रांतिकारी संस्था इससे जुड़ी हुई है? तो अनुशीलन समिति जुड़ी हुई है। अनुशीलन समिति के ढाका वाले समिति के नेता का नाम क्या है? पुलीन दास है। तो ये बर्रा आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पीसीएस एग्जाम में, या यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, एक स्टेप और जोड़ के इससे। तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब अनुशीलन समिति के कलकत्ता अनुशीलन समिति पे आ जाते हैं। इसके दो प्रमुख नेता थे, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। बरिंद्र घोष अरविंद घोष के भाई थे, ठीक है, और भूपेंद्र दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद के भाई थे। इसके अलावा यहाँ से जुड़े हुए और व्यक्ति थे पी मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में आप लोग रखिएगा कि संध्या नामक पत्रिका निकाला गया कलकत्ता के क्रांतिकारियों के द्वारा, और युगांतर नामक पत्रिका निकाला गया अनुशीलन समिति के द्वारा, और इसी वजह से अनुशीलन समिति को युगांतर समिति भी कभी कभी कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है कि उस समय कुछ इस तरह से होता था कि बम बनाना सीखने के लिए लोगों को विदेश भी भेजा जाता था, ठीक है। तो बंगाल से हेमचंद्र कानूनगो, नाम आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भेजा गया था बम बनाना सीखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो बम्बई से मतलब महाराष्ट्र से था, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पांडुरंग महादेव वापट को रूस भेजा गया था, ठीक है। जिन्हें लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रहा है, वो वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं चीज़ों को लिख लिख कर इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कोई फैक्ट मिस न करें। क्रांतिकारी गतिविधियों से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें फैक्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फैक्ट की मात्रा को कम करने का क्या तरीका है? यही तरीका है, कम नहीं करना है, याद करने का यही तरीका है कि हम उसे थोड़ा धीरे धीरे पचा कर सीखें, लिख लिख कर सीखें, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई। अब इसी समय मुजफ्फरपुर की एक कहानी लेते हैं। मुजफ्फरपुर वर्तमान में बिहार में है, उस समय बंगाल का क्षेत्र था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश करने के लिए उस किंग्सफोर्ड के बग्घी पे बम फेंकता है। किंग्सफोर्ड कौन था? तो बिहार मुजफ्फरपुर का उस समय न्यायाधीश था। मुजफ्फरपुर एक ज़िला है, और ये जो घटना है, ये घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी का है, ठीक है। ये घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी का है। इस दौरान क्या होता है कि किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, पर उस बग्घी पे केनेडी नामक एक महिला बैठी हुई होती है जिसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी जो है खुद ही फांसी लगाकर मर जाता है, और खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में जिन्हें फांसी दिया गया था एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। तो ये खुदीराम बोस के बारे में याद रखिएगा। हेमचंद्र कानूनगो की कहानी यहाँ पे हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल के बाद आते हैं पंजाब में। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में अजीत सिंह, ये अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म दिया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाद में दिया
जा रहा है कि सूफी अंबा प्रसाद और अजीत सिंह देश छोड़कर अफ़गानिस्तान चले गए। अजीत सिंह के बारे में एक दो बातें ध्यान में रखनी है। लाहौर में इन्होंने अंजुमन मोहिब्बान वतन नामक एक संस्था की स्थापना की। ये क्रांतिकारी संस्था था और यहीं से भारत माता नामक अखबार निकाला गया। ये बात अजीत सिंह के बारे में हो गया। लाला लाजपत राय के बारे में भी कुछ बातों को देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाबी नामक समाचार पत्र निकालते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, शेर ए पंजाब नाम से जाने जाते हैं। नंबर 3 बात, गरम दल के नेता थे। कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ उसमें किसी भी अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में गरम दल का कोई भी नेता अध्यक्ष नहीं बना। बस एक बार 1920 में विशेष अधिवेशन में, ठीक है, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है, उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाता है और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत को स्वीकृति दी जाती है। तो लाला लाजपत राय के बारे में हमारी चर्चा हो गई और पंजाब के बारे में भी हमारी चर्चा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अलीपुर षड्यंत्र केस एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया जाता है। इस 34 व्यक्ति में महत्वपूर्ण नाम अरविंद घोष तथा बरिंद्र घोष है, लेकिन अरविंद घोष को सबूत के अभाव में माफ़ कर दिया जाता है और जब सबूत के अभाव में माफ़ किया जाता है उसके बाद ही अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पौंडीचेरी चले जाते हैं अपने आश्रम में, ठीक है। दिल्ली में के बारे में एक बात ध्यान में हम लोगों को रखना है। क्या 1905 में हमने देख लिया है कि बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन हो गया। 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन के समय अंग्रेज़ों के द्वारा भी एक समिति बनाई जाती है बंगाल के विभाजन के बारे में चर्चा करने के लिए और उस समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया कि बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया जाए। बंगाल के विभाजन को समाप्त तो बाद में किया जाएगा, लेकिन अब बंगाल जो है काफ़ी वोलेटाइल और स्थिर जगह हो गया है, राजधानी के लिए सही जगह नहीं है, इसीलिए राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में जब दिल्ली लाया जाता है उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है वो गवर्नर जनरल है और लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे बम फेंका जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा। अब देखिएगा, रास बिहारी घोष याद है आप लोगों को? कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। रास बिहारी घोष की चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में ही। रास बिहारी घोष कौन थे? जिन लोगों को याद है वो कमेंट करके बताइएगा। अब ये रास बिहारी बोस, इन्होंने बम फेंका था, रास बिहारी बोस तथा सचिन सन्याल ने लॉर्ड हार्डिंग पे। यही इतनी बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसे ही दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ की शुरुआत हम लोग इंग्लैंड से करते हैं। श्यामा जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। क्रांतिकारियों का क्या था उद्देश्य? क्रांतिकारियों का उद्देश्य यही था कि पूरे विश्व में भारत के लिए जनमत तैयार करना और किसी भी प्रकार शीघ्र और अति शीघ्र अंग्रेज़ों को भारत से वापस भेज देना, यही इनका मेन उद्देश्य था। इस उद्देश्य के अंतर्गत इंग्लैंड में श्यामा जी कृष्ण वर्मा का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। मतलब होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वराज। तो स्वराज की बात शुरू हो चुकी है कब से? 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन से, ठीक है। स्वराज, स्वशासन, स्वशिक्षा और बहिष्कार, 4 चीज़ें पारित हुई थी, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था स्वराज की प्राप्ति के लिए। 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस का गठन किया गया था। इंडिया हाउस बेसिकली एक हॉस्टल है जहां भारत से आकर रहने वाले लोग रहते थे इस हॉस्टल में और यहां से अपनी पढ़ाई करते थे, ठीक है। इंडिया हाउस से जुड़े हुए 3 व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला सावरकर, मैडम कामा
और मदन लाल ढींगरा। ठीक है, सावरकर के बारे में हमने चर्चा कर लिया। मैडम कामा पे आने से पहले मदन लाल ढींगरा पे एक संक्षिप्त चर्चा। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी थी। जब पहली बार मदन लाल ढींगरा करजन वायली को मारने जाता है तो ये गोली नहीं चला पाता है और वापस आ जाता है। वापस आने के बाद सावरकर के द्वारा मोटिवेट किया जाता है मदन लाल ढींगरा को कि तुम एक क्रांतिकारी हो और तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो। और उसके बाद दोबारा मदन लाल ढींगरा जाता है और करजन वायली पे गोली चलाकर करजन वायली की हत्या कर देता है। अब ये तीसरा नाम है मैडम कामा। मैडम कामा को क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है, क्रांतिकारियों की माँ, क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। इनके द्वारा पत्रिका निकाला गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्रिका क्यों निकाला गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस प्रतिबंध को हटाने के लिए मैडम कामा ने विदेश में वंदे मातरम पत्रिका निकाला। 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन होता है और इस समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा भाग लेती है और वहाँ पे भारत के स्वतंत्रता का झंडा फहराती है। ये सवाल बहुतों बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। जो झंडा है, चलिए झंडा के कलर पे हम लोग नहीं जाते हैं, उतना डिटेल सवाल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में पश्चिमी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में होता है। इसके प्रमुख नेता है सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, भाई परमानंद और करतार सिंह सराभा। ये करतार सिंह सराभा का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगत सिंह इनसे प्रभावित होते थे। ठीक है, इनके द्वारा पत्रिका भी निकाला गया था गदर नाम से ही। ठीक है, पत्रिका सबसे पहला निकाला गया था उर्दू में, उसके बाद गुरुमुखी में निकाला गया, बाद में अन्य भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी निकाला गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो अंक आया था वो उर्दू में आया था और दूसरा गुरुमुखी में आया था। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है और बाबा गुरुदित्ता सिंह का नाम क्यों आता है उस पर अभी हम लोग आते हैं। कनाडा में इस समय भारत में के लोगों के आने पे प्रतिबंध लगाया गया था, पर कनाडा की सरकार ने ये कहा था कि कोई भी भारत से डायरेक्ट आता है तो हम उसे नहीं आने देंगे, लेकिन किसी और स्थान से आता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे आने देंगे। तब गुरुदित्ता सिंह 1914 ईस्वी में 376 यात्रियों को लेकर, कहाँ से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंगापुर से। ये सारे यात्री भारतीय हैं, लेकिन भारत से कनाडा जाना तो पॉसिबल नहीं है, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो कहीं और कहाँ से? सिंगापुर से। सिंगापुर से कामागाटा मारू जहाज़ में 376 यात्रियों को लेकर यहाँ से पहुँच जाते हैं वैंकूवर, लेकिन वैंकूवर में उन्हें रोक दिया जाता है और उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। फिर ब्रिटिशर्स को सूचित किया जाता है इस जहाज़ के बारे में और फिर इस जहाज़ को वापस कलकत्ता भेज दिया जाता है। ये सारे यात्री काफ़ी थक गए रहते हैं यात्रा से और ये इस यात्रा में जब वापस कलकत्ता आते हैं तो ये सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं ब्रिटिशर्स से, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, उल्टे इन पे गोली चलाई जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कहानी कामागाटा मारू प्रकरण की है और बाबा गुरुदित्ता सिंह को पकड़ लिया गया था। तो कामागाटा मारू क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया, कामागाटा मारू क्या है।
कामागाटा मारू प्रकरण से कौन जुड़े हुए थे? बाबा गुरुदित्ता सिंह, ये दूसरा हो गया। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जहाज़ जो है दे देगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये जहाज़ था और ये जहाज़ कहाँ से भेजा गया। तो आपको ऑप्शन में दे देगा बम्बई से, कलकत्ता से, सिंगापुर से, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। अब आप सोचिएगा कि ये जाएगा कभी भी तो ये जाएगा इंडिया से ही तो जाएगा, तो यहाँ पे मामला फंस सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सिंगापुर नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिम्मरमैन घोषणा, ये जर्मन के विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक बर्लिन कमेटी या इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई, ठीक है। बर्लिन कमेटी, इसके संस्थापक का नाम क्या है? इसके एक सेकंड, बर्लिन कमेटी, इसके संस्थापक का नाम क्या है? संस्थापक का नाम है C.R. पिल्ले, ठीक है। यहाँ हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इस कमेटी के सहयोग से जिमरमैन योजना के तहत राजा महेंद्र प्रताप को काबुल में अंतरिम सरकार बनाने दिया गया, ठीक है। अस्थायी भारतीय शासन की शुरुआत राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में इसी योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और राजा महेंद्र प्रसाद ने अंतरिम सरकार का गठन किया और वहाँ के प्रधानमंत्री जिन्हें बनाया गया उनका नाम था बरकतउल्ला, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना है, यही इतना जिमरमैन घोषणा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, कभी सवाल पूछा जा सकता है। क्या है फैक्ट? सर्कुलर ए आज़ादी, इससे जुड़े हुए थे रामनाथ पुरी, ठीक है। तारकनाथ दास, ये फ्री हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे। ये दो महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। आज से 25-30 साल पहले एग्ज़ाम में ये सब फैक्ट पूछा जा चुका है और ये इतना पुराना फैक्ट हो गया है कि कभी भी दोहराया जा सकता है। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए दोबारा इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के अंतर्गत हमने भारत में तथा विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों को देख लिया, ठीक है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो 1907 के बाद भारत में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं इस पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।